नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी से जुड़े हालात की देंगे जानकारी। कांग्रेस करेगी देश भर में आरबीआई दफ्तरों का घेराव। समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। अखिलेश यादव करेंगे ऐलान। कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा की भी उम्मीद। कानपुर रेल हादसे में था आईएसआई का हाथ। 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस का दावा, 20 नवंबर को हादसे में हुई थी 151 लोगों की मौत। बर्फबारी से लगातार तीसरे दिन जम्मू कश्मीर में जनजीवन अस्त व्यस्त। ज्यादातर उड़ानें रद्द। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 29 जनवरी तक पढ़ाई बंद। मौसम विभाग की हिमस्खलन की चेतावनी। नाइजीरिया के शरणार्थी शिविर पर वायुसेना ने गलती से गिराया बम। 100 से ज्यादा की मौत, कई घायल। बोको हराम आतंकियों पर करना था हमला। नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति को जानकारी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों की स्थायी समिति को यह भी बताएंगे कि नकदी संकट से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, वित्तीय सेवा और राजस्व के अधिकारी भी स्थायी समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे। बैठक में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एसबीआई, पीएनबी और ओबीसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा होगी। 20 जनवरी को इन्हीं मुद्दों पर रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल लोक लेखा समिति को भी जानकारी देंगे। नोटबंदी के बाद नकदी संकट दूर करने में नाकाम रहने को लेकर कांग्रेस दूसरे चरण के विरोध कार्यक्रम के तहत देश भर में रिजर्व बैंक दफ्तरों का घेराव करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता रिजर्व बैंक के दिल्ली समेत 25 कार्यालयों का घेराव करेंगे। पार्टी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा दिल्ली में प्रदर्शन की कमान संभालेंगे, तो मुंबई में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। सुरजेवाला ने हफ्ते में नकदी निकासी की सीमा नहीं बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लेकर भी सवाल उठाए। सच ये है कि आरबीआई जैसी संस्था की स्वायत्तता को मोदी जी ने संपूर्ण तौर से खत्म कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश की अर्थव्यवस्था का प्रोटेक्टर भी है और फाइनेंशियल रेगुलेटर भी है, आज वो मोदी सरकार की एक जेबी संस्था बनकर रह गई है। और आइए अब बात करते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 2 दौर के विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसका ऐलान कर सकते हैं। आज ही कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में भी घोषणा हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को गठबंधन बनाने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा बिटवीन कांग्रेस एंड एसपी। और कितनी सीटों पर ये अभी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित ने इसका स्वागत किया। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद से दावेदारी वापस लेने की भी बात कही। अब अगर जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती तो 2-2 शक्लें तो हो नहीं सकती, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संकेत दे चुकी है कि गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया जाएगा। आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव है।
बिहार की तर्ज पर तीनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। छोटे छोटे दलों को साथ लें और कोशिश करें कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को ऐसी शिकस्त दी जाए जो 2019 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दे। खबर है कि मुलायम सिंह यादव ने भी 38 उम्मीदवारों की एक सूची अखिलेश यादव को सौंपी है। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। वहीं पहले दौर की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में नामांकन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ आने का मन बनाया है, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान से पहले इन दोनों पक्षों के अलावा मुलायम सिंह यादव गुट के भी कुछ उम्मीदवारों को एडजस्ट करने पर मंथन जारी है। मकसद साफ है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी भितरघात की संभावना को बरकरार न रखा जाए। लखनऊ में कर्नल सरोज दास और दिल्ली में कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पंचानन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, किस तरह की हलचल है और आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है? क्या नजरें रहेंगी कि मुलायम गुट के कितने उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं और साथ ही गठबंधन का ऐलान होना भी कितना मुमकिन है? क्योंकि कल ही अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? जी हाँ प्रीति, बिल्कुल आज का दिन हलचल भरा होने वाला है और इसकी वजह यह भी है कि क्योंकि नामांकन जो है वो 17 तारीख से कल से यानी शुरू हो चुका है और उसके लिए वक्त भी जो है निकलता जा रहा है, तो इसलिए अब काफी देर हो चुकी है पारिवारिक विवाद में। इसके बाद अब कोशिश यही है कि गठबंधन जो महागठबंधन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तीसरा आरएलडी, उसका ऐलान कर दिया जाए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल साफ है स्थिति कि वो गठबंधन पे जा रहे हैं। आरएलडी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि वो शामिल होगी इस गठबंधन में। सीटों के बारे में, जो बंटवारे के बारे में है, उस पर अभी मंथन चल रहा है। कल भी यहाँ मीटिंग चली अखिलेश यादव के घर पर। मुलायम सिंह यादव ने भी एक सूची सौंपी है जिससे कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस सूची में शामिल किया जा सके, क्योंकि खबर यही है कि मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते कि अखिलेश के खिलाफ चुनाव में जाएं, पार्टी एकजुट होकर निकले। तो महागठबंधन का ऐलान आज हो सकता है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें अखिलेश यादव यहां पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के नेता भी मौजूद हो सकते हैं। राज बब्बर है, गुलाम नबी आजाद हैं, वो यहां लखनऊ में मौजूद होंगे। तो ये महागठबंधन की रूपरेखा तय हो रही है। मंथन लगातार जारी है, अभी भी चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से बीएसपी की जो चुनौती है, जो बीजेपी की चुनौती, उसके खिलाफ एकजुट होकर जाए, जिससे कि वोटों का बंटवारा जो है वो रुक जाए। ये उनकी कोशिश है। बिल्कुल, नजरें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेंगी, किस तरह के ऐलान होते हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है। बिल्कुल तमाम अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे पंचानन इस बारे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते अपने खिलाफ बीजेपी के चुनाव आयोग जाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रिय बीजेपी, डरो मत। दरअसल बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कल चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को धार्मिक व्यक्तित्वों से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने 11 जनवरी को कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण के आधार पर यह शिकायत की है। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया वो शुद्ध रूप से पूरे के पूरे चुनाव में सांप्रदायिक फिजा घोलने की, सांप्रदायिक हवा घोलने की साजिश और षड्यंत्र है। और हमने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पे तत्काल, जहां पर एक तरफ ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनता है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम आज उत्तराखंड का दौरा करेगी। राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने जा रही इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त और दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। 2 दिन के इस दौर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न जिलों के डीएम और एसएसपी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक दौर में मतदान होना है। उत्तराखंड में बीजेपी की पहली सूची के बाद बगावत तेज हो गई है। गुस्साए समर्थकों ने कल प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो मतदान से पहले नाराज नेताओं को मना लेगी। देहरादून में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ता। इन लोगों का आरोप है कि टिकट बंटवारे में बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि सालों तक पार्टी को मजबूत करने वाले लोगों की अनदेखी की गई है। हमारी गलती ऐसी कौन सी है
कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया, आपने किसी को मौका नहीं दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं आपको दिखा, जो आप जो है बाहर से आयात कर रहे हैं। हम इतने 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने बच्चों का पेट काट काट के पार्टी को सींच रहे हैं, और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। अकेले देहरादून जिले की ही 3 सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। प्रदेश बीजेपी के नेता बागियों को मना लेने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी करार दिया है। जो उनकी सूची है ये पूरी तरीके से दल बदलुओं, भाजपा द्वारा ही आरोपित भ्रष्टाचारियों, कुछ पारिवारिक सूत्रों से भरी पड़ी। बीजेपी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 नेताओं के साथ ही कुछ के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत खुलकर सामने आ गई है। जहां कांग्रेस दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से मुश्किल में है, वहीं बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट को लेकर विरोध है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। कांग्रेस गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कल यह ऐलान किया। राज्य में अब कांग्रेस के एनसीपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि उन्होंने 6 सीटों पर तालमेल की बात की। कांग्रेस ने राज्य में 34 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोवा के लिए पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 23 जनवरी को जारी करेगी। दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वादों से पलटने का आरोप लगाया। The NCP becomes very active when the elections come. Where was NCP during the last 4.5 years when Congress was fighting for the people of Goa on different issues? खबरें जारी हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे जीवन के हर मोड़ पर काम आता है कागज। भारतीय कागज उद्योग की है अलग पहचान। तमाम मोर्चों पर कायम है चुनौतियां। कारखानों को नया जीवन देने में लगी है सरकार। प्रोडक्शन को और तेजी से आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग काफी स्पेशल मेजर्स हाथ में ले रहे हैं। देखिए कागज उद्योग की चुनौतियों पर राज्यसभा टीवी की जमीनी पड़ताल। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बोर्ड रिकॉर्ड की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। आयोग ने कल सीबीएसई को निर्देश दिए कि वो स्मृति ईरानी से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराएं। सीआईसी ने सीबीएसई के इस तर्क को खारिज कर दिया कि निजी जानकारी है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सीआईसी आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में घोषणा करता है तो मतदाताओं को उसकी जांच का अधिकार होता है। आयोग ने कपड़ा मंत्रालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से भी जानकारी देने के लिए कहा है। स्मृति ईरानी ने स्कूल से 1991 में 10वीं और 1993 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 13 एकड़ से ज्यादा भूमि अधिग्रहित किए जाने को लेकर भांगर इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कल हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्रस्तावित बिजली ग्रिड परियोजना का काम पहले ही रोका जा चुका है। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। भांगर इलाके में प्रस्तावित बिजली ग्रिड परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और तोड़फोड़ की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की।
हालांकि पुलिस कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी में लोग हताहत हुए हैं। দাঁড়িয়ে রয়েছি, এবারে ওরা ক্যামেরা করছে, আমি বলি তোরা ক্যামেরা করছিস কেন বলে, এবার দুটো একটা কথা বলেছি, এবার মারছে একজনকে, তাই আমি ঠেকাতে গিয়ে আমাকে মার। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि लोगों की इच्छा के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रस्तावित बिजली परियोजना को दूसरी जगह ले जाया जाएगा, लेकिन इस ट्वीट को बाद में हटा लिया गया। राज्य के ऊर्जा मंत्री शोभानदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि परियोजना का काम रोके जाने के बाद प्रदर्शन का कोई कारण नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मंशा पर भी सवाल उठाए। पिछले साल अक्टूबर से भांगर में परियोजना का विरोध हो रहा है। 2013 में यहां जमीन अधिग्रहण हुआ था। किसानों ने बाद में बाजार मूल्य से कम कीमत मिलने की वजह से अधिग्रहण का विरोध करते हुए जमीन वापस करने की मांग की थी। दरअसल सिंगूर और नंदीग्राम में वाम दलों के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन के बाद ही टीएमसी को सत्ता हासिल हुई थी। अब उसी टीएमसी सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जन प्रदर्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले साल 20 नवंबर को हुए कानपुर रेल हादसे के पीछे आईएसआई का हाथ होने की बात सामने आ रही है। बिहार के घोड़ा सहन रेल ट्रैक बमकांड सिलसिले में गिरफ्तार अपराधियों ने इसका खुलासा किया है। पूर्वी चंपारण पुलिस ने मंगलवार को 3 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने माना है कि वो रेलवे को निशाना बनाने के लिए आईएसआई के लिए काम करते थे। मोतिहारी के एसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि तीनों आरोपियों को ब्रिजेश गिरी नाम के एक नेपाली नागरिक ने 3 लाख रुपए दिए थे, जिसके एवज में उन्हें 1 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण के घोड़ा सहन में रेलवे ट्रैक पर बम रखना था, लेकिन वक्त रहते बम बरामद कर लिया गया था। 20 नवंबर को कानपुर रेल हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस तरफ इंगित किया गया, इनको और भी अधिक टारगेट्स दिए गए थे। जो अन्य खुफिया एजेंसी उनसे हम लोग मदद ले रहे हैं। इसमें सीमा पार के जो कुछ जो एजेंसियां की भी इसके अंदर में संलिप्तता सामने आई है। पंजाब की नाभा सेंट्रल जेल से 27 नवंबर को भागने वाले 2 कैदियों को मध्य प्रदेश पुलिस ने कल रात इंदौर से गिरफ्तार किया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा के मुताबिक दोनों कैदियों को खजराना क्षेत्र के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया और ये कुछ दिन पहले ही यहां आए हैं। इनमें कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा और उसका साथी सुनील कालरा शामिल है। नीटा की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। उस पर लूटपाट और अपहरण के अनेक मामले दर्ज हैं। दोनों कैदियों के कब्जे से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 92,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। नाभा जेल से 27 नवंबर को नीटा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख हरमिंदर सिंह मिंटू सहित 9 कैदियों के साथ फरार हुआ था। पंजाब के मोहाली इलाके में पुलिस ने कल रात एक गाड़ी से 160 किलो सोना बरामद किया है। मोहाली के बखरपुर चौक इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये बरामदगी की गई। पूछताछ के दौरान जवाब से संतुष्ट न होने पर पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक करीब 21 करोड़ रुपए का ये सोना दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर इलाके में ले जाया जा रहा था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस हर मुख्य रास्तों पर नाकेबंदी करके तलाशी अभियान चला रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.7% रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे आगे रहेगी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स की इस रिपोर्ट में मजबूत निजी खपत और घरेलू स्तर पर उल्लेखनीय सुधारों की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के लिए मुफीद बताया गया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षमता का कम उपयोग और बैंकों और उद्योगों के बड़े बही खातों पर दबाव मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वहीं पड़ोसी देश चीन की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। और अब बात मौसम की। लगातार बर्फबारी से लगातार तीसरे दिन कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूटा हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी में 29 जनवरी तक पढ़ाई बंद कर दी गई है। हिमाचल में भी बर्फबारी से हालात खराब हैं। वहीं दिल्ली में भी ठंड से लोग ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली से जाने और आने वाली 11 उड़ानें देर से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है।
गुलमर्ग में 53 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। श्रीनगर में 7.4 सेंटीमीटर, पहलगांव में 3.5, कोकेनाग में 7.5 और कुपवाड़ा में 8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी जारी है। हिमपात की वजह से लाहौल, किन्नौर, पांगी, भरमौर और शिमला का ऊपरी इलाका, कुल्लू और सिरमौर राज्य के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। कई इलाकों में बिजली और जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत परेशानी होती है जी, ठंड भी है दुनिया भर की, जैसे सुबह आने जाने के लिए भी दिक्कत ही होती है। ठंड में गिरने का, फिसलने का, काम करने भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बर्फबारी का असर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सुबह का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। के कारण बहुत सारी दिक्कतें रही, विजिबिलिटी बहुत है, बहुत कम दिखाई दे रहा है और पास की बहुत ही नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, उससे क्या नाम है व्हीकल चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 25 बच्चों के नाम का ऐलान हो गया है। अपनी बहादुरी से दूसरों के लिए मिसाल कायम करने वाले इन बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से नवाजेंगे। इनमें 12 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। 4 बच्चों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नाइजीरिया में वायुसेना के गलती से किए गए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था ASF के मुताबिक हमला नाइजीरिया और कैमरून की सीमा के नजदीक रान क्षेत्र में शरणार्थी कैंप पर हुआ, जहां सेना बोको हराम के आतंकियों से लड़ रही है। नाइजीरिया की सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस इलाके में बोको हराम के आतंकियों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मदद का आश्वासन दिया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में सियासी संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति याह्या जामे ने पद छोड़ने से इनकार करते हुए 90 दिन का राजकीय आपातकाल घोषित कर दिया। याह्या बीते महीने राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। पश्चिम अफ्रीकी देशों के नेताओं ने उन्हें सत्ता छोड़ने या फिर सैन्य कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। हिंसा के डर से गाम्बिया के नागरिक पड़ोसी देशों सेनेगल और गिनी बिसाऊ भाग रहे हैं। 51 साल के जामे 1994 में गाम्बिया की सत्ता पर काबिज हुए थे। उन पर कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बात खेलों की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दिग्गज खिलाड़ियों का अगले दौर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स स्विट्जरलैंड के बेलिंडा बेंसिक को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। 79 मिनट तक चले इस मैच को सेरेना ने 6-4, 6-3 से जीत लिया। वहीं डेनमार्क की कैरोलिना वोजनियाकी और ब्रिटेन की जोहाना कोंटा भी दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रहीं। बात पुरुष एकल की करें तो जापान की केई निशिकोरी ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने फ्रांस के जे चाडी को 6-3, 6-4, 6-3 से हराया। निशिकोरी ने तीनों सेटों में शानदार प्रदर्शन किया। उनके सामने चाडी बेबस नजर आए। वहीं स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच पहले ही दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं। इंडिया गेट मस्जिद के इमाम असद खान ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कल मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान 15 बच्चे भी असद खान के साथ मौजूद थे। आइए बात करते हैं खास शख्सियत की। हिंदी के मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की आज पुण्यतिथि है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में जन्मे हरिवंश राय ने मधुकलश, तेराहार, निशान निमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, दो चट्टाने जैसी एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जलते दीपों की माला, कोई कहता मैं सो जाता, संस्कृति के विस्तृत सागर में सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गए। कवि और साहित्यकार सआदत हसन मंटो की भी आज पुण्यतिथि है। 11 मई 1912 को पंजाब में जन्मे मंटो ने तमाशा, बू, ठंडा गोश्त, टोबा टेक सिंह, खोल दो, करामात, बेखबरी का फायदा, पेशकश जैसी शानदार रचनाएं लिखी। 1936 में मंटो का पहला मौलिक उर्दू कहानियों का संग्रह आतिशपारे प्रकाशित हुआ। 1941 में दिल्ली आकर ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने काम किया। वो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। मंटो ने 19 साल के साहित्यिक जीवन में 230 कहानियां, 67 रेडियो नाटक, 22 शब्द चित्र और 70 लेख लिखे। हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल साहब की आज पुण्यतिथि है। आइए याद करते सहगल साहब को उनके यादगार सिने सफर के जरिए। बने न्यारा रहे कुन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा। ये अद्भुत आवाज, गायकी का अंदाज बने न्यारा और सधे हुए सुरों का सौंदर्य। चंदन का जंगला, सोने का बंगला। कुंदन लाल सहगल साहब को हिंदी सिने संगीत का कोहिनूर यूं ही नहीं कहा जाता। एक ऐसी आवाज जिसकी तारीफ करने का नहीं बल्कि इबादत करने का दिल करता है। जितनी बेहतरीन गायकी उतना ही बेहतरीन अभिनय भी। 1932 में जिंदा लाश से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले सहगल साहब ने देवदास, मिर्जा गालिब, तानसेन, शाहजहां, स्ट्रीट सिंगर, दुश्मन और रूपलेखा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग का चलन नहीं था और अभिनेता गीत खुद ही गाते थे। ऐसे में सहगल साहब के अभिनय और गायकी दोनों ही अंदाज उभर कर सामने आए। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। 42 साल की उम्र में आज ही के दिन 1947 में सहगल साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टूट गया और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी से जुड़े हालात की देंगे जानकारी। कांग्रेस करेगी देश भर में आरबीआई दफ्तरों का घेराव। समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। अखिलेश यादव करेंगे ऐलान। कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा की भी उम्मीद। कानपुर रेल हादसे में था आईएसआई का हाथ। 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस का दावा, 20 नवंबर को हादसे में हुई थी 151 लोगों की मौत। बर्फबारी से लगातार तीसरे दिन जम्मू कश्मीर में जनजीवन अस्त व्यस्त। ज्यादातर उड़ानें रद्द। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 29 जनवरी तक पढ़ाई बंद। मौसम विभाग की हिमस्खलन की चेतावनी। नाइजीरिया के शरणार्थी शिविर पर वायुसेना ने गलती से गिराया बम। 100 से ज्यादा की मौत, कई घायल। बोको हराम आतंकियों पर करना था हमला। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।